हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट्स कर रखे थे, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम देख रखा था। उन मॉडल को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्या ड्रॉबैक्स थे, उसके बारे में पढ़ रखा था। जो लास्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम देख रखा था और 2 ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम डिराइव हुआ था, डिड्यूस हुआ था। कौन से 2 कॉन्सेप्ट थे? एक था डी ब्रॉगलीज रिलेशन, और जिसको हम लोग डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ भी बोलते हैं। ये क्या बताता है कि जो जिस तरह से रेडिएशंस होते हैं, 2 नेचर डुअल बिहेवियर शो करता है, एज अ पार्टिकल और एज अ वेव दोनों बिहेवियर शो करता है। वैसे ही जो मैटर होता है उसकी भी डुअल प्रॉपर्टी होती है। इट कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल एज इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल। और साथ ही साथ हम लोग ने हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी देखा था, उसमें हम लोगों ने क्या देख रखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका पोजीशन एज वेल एज इट्स मोमेंटम या फिर उसकी वेलोसिटी हम लोग साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी या फिर एग्जैक्ट मोमेंटम हम लोग एक साथ नहीं बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस पार्ट के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला होगा आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सेकंड टॉपिक होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, एंड देन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, कौन 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपके एक साइंटिस्ट थे इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था क्वांटम मैकेनिक्स का, और इन्होंने ही ये इक्वेशन दे रखा था जिसको हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से ही जानते हैं। इस इक्वेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन यानी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव मोशन होता है 3D यानी 3 डायमेंशनल में, उसको बताया गया था। इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला था और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप करने में बहुत हेल्प मिली थी। ओके, तो देखते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके पॉइंट्स इसमें। गिवन बाय इरविन श्रोडिंगर। ये जो साई है आपका, ये क्या है? वेव फंक्शन इन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स। सारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में साई जो है वो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो शॉर्ट है, शॉर्ट में वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये है, प्रोडक्ट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनटू साई इक्वल टू ई इनटू साई। अब ये होता क्या है? ई आपका नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल एनर्जी है, ठीक है। ए इज टोटल एनर्जी, करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। ई आपका टोटल एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एच यहाँ पे जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और साई आपका वेव फंक्शन ऑन ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका एक इक्वेशन है जो बड़ा सा श्रोडिंगर, बोथ कैन कंसिडर एज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये आपका पूरा डिटेल में है, इसके बारे में किस तरह से डेराइव करना है ये आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ लोगे, हायर क्लासेस में पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि m आप लोग को पता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, v आपका पोटेंशियल एनर्जी है, E आपका टोटल एनर्जी है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड दिस होल वन, दिस वन इज कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये आपका डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है, और ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू z एक्सिस है, ठीक है। सो प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर विद इन ब्रैकेट E माइनस V, E इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट क्लोज, साई इक्वल टू 0। तो दिस वन इज कंसिडर एज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये 2 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, एनसीईआरटी में ये छोटा वाला आप लोग को दे रखा है, और ये भी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर कहीं आपको दिखता है तो इसको भी आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही मानोगे, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली क्या बताता है? जो भी इलेक्ट्रॉन है उससे एसोसिएटेड वेव 3 डायमेंशनल में यानी एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में क्या है उसके बारे में वही रिलेशन बताता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है साई का। साई जो अभी हम लोगों ने पीछे में पढ़ रखा था उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है आपका उससे जो भी एसोसिएटेड वेव है, जो इलेक्ट्रॉन है एक तरह से क्या है आपका पार्टिकल है या फिर मैटर कंसिडर कर सकते हैं, मैटर के अंदर का इलेक्ट्रॉन, तो इससे एसोसिएटेड वेव भी होगा। ठीक है, तो डुअल नेचर यही बताता है ना। तो ये वेव है तो इससे एसोसिएटेड जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड बताता है साई। ठीक है, साई स्क्वायर क्या है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर जो है वो आपको क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी इलेक्ट्रॉन को किसी स्पेसिफिक एरिया में फाइंड करने की, उसी को बताता है। इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज दैट इज कैन हैव सर्टेन वैल्यूज। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो एटम के अंदर क्वांटाइज होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक वैल्यूज ही हो सकती है। ठीक है, वो आपका कुछ जो स्पेसिफिक वैल्यूज होती है सिर्फ वही हो सकती है, फ्रैक्शन में या पॉइंट में वैल्यूज नहीं हो सकती है। सेकेंड है आपका The existence of quantized electronic energy level is the direct result of wave-like properties of electron. ये जो quantized electronic energy levels हैं ये wave-like property, जो इलेक्ट्रॉन की wave-like property है उसी की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, quantize वो उसको एज अ उस टाइम पे एज अ पार्टिकल कंसिडर ना करके उसको एज अ वेव कंसिडर करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव कंसिडर करते हैं, तो उसी की वजह से ये क्वांटाइज एनर्जी लेवल रहता है। थर्ड पॉइंट है बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। यही आपका हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि पोजीशन और वेलोसिटी या फिर मोमेंटम बोल दें तो मोमेंटम से हम लोग को वेलोसिटी ही मिलता है, तो पोजीशन या फिर वेलोसिटी दोनों साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की किसी एटम के अंदर फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कौन इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या है, ये आप नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ अ वेव फंक्शन साई। एक एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन क्या होता है, साई होता है। और ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ये अभी आगे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम। एटम के अंदर खूब सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और उसका वेव फंक्शन क्या है, साई होता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज एन एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैज़ डेफिनेट एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करते हैं जिनकी डेफिनेट एनर्जी होती है। ठीक है, एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है ऑर्बिटल्स उसी के अकॉर्डिंग फिल होते हैं। क्या थोड़ा सा और डिटेल में आगे में पढ़ लेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज गिवन बाय साई स्क्वायर। जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कैसे इज गिवन बाय साई स्क्वायर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम के। नेक्स्ट देखते हैं अब जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों सुनने में सिमिलर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ऑर्बिट जो है वो आपका सर्कुलर पाथ है। अभी तक हम लोगों ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता है, उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट बुलाते हैं। तो ऑर्बिट क्या है आपका सर्कुलर पाथ है। ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और अगर पाथ है तो पाथ आपका क्या है, 2 डायमेंशनल पाथ है। ठीक है, पाथ है यानी जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो भी पाथ है उसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, ऑर्बिट बुला रहे हैं। और ऑर्बिटल क्या है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। सेकंड है एक्सप्लेन्स प्लेनर मोशन, यानी प्लेन में सर्कुलर प्लेन में आपका प्लेनर मोशन को एक्सप्लेन करता है ऑर्बिट।
और ये 3 डायमेंशनल मोशन को 3D मोशन को एक्सप्लेन करता है ऑर्बिटल। थर्ड है ओनली सर्कुलर शेप। अब ऑर्बिट बोल रहे हैं तो सर्कुलर पाथ is called as orbit, circular electron moves around the nucleus in a circular path is called as orbit। तो इसका मतलब ये सर्कुलर शेप का ही हो सकता है, ठीक है। जो आपका ऑर्बिटल है इट मे हैव डिफरेंट शेप्स, जैसे कि एस ऑर्बिटल है तो वो स्पेरिकल होगा, पी है तो वो डम्बल शेप होगा, ठीक है, डी है तो वो डम्बल शेप होगा, एफ होगा तो वो क्लोवर लीफ शेप होगा, तो और भी होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्बिट नॉन डायरेक्शनल होता है। ऑर्बिटल आपका एस ऑर्बिटल आपका नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, लेकिन पी डी एफ आपका क्या है, डायरेक्शनल है। ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा था, जब बोर्स मॉडल पढ़ा होगा तो KLM शेल के बारे में पढ़ा था, n की वैल्यू 1 2 3 होती है। तो ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² फॉर्मूले से देते हैं, शायद ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2n² के करीब इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑर्बिटल को हम लोग इस शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट डजंट मीन कि ये डिब्बा टाइप का होता है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, कोई कॉन्फाइंड प्लेस नहीं है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटम नंबर्स। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और ये क्या डिफाइन करते हैं, गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज लोकेशन, एनर्जी, स्पिन एक्सेट्रा। ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं, 4 सेट होते हैं क्वांटम नंबर के, ठीक है। और ये पूरा एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन, एनर्जी सब कुछ बता देते हैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे कि आपका एड्रेस है, ठीक है, आपके एड्रेस की तरह होते हैं, आप कौन से घर में रहते हैं, कौन से गली में रहते हैं, कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, आपका एड्रेस इस तरह से आपके बारे में बताता है। उसी तरह से ये क्वांटम नंबर्स एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन का, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसका स्पिन क्या होगा, वो सब बताता है। तो एक एक करके हम लोग चारों क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा रखा होगा। गिवन बाय बोर, नील बोर ने इसको दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ये क्या आइडेंटिफाई करता है, ये शेल को आइडेंटिफाई करता है, कौन सा शेल है, K शेल है, L शेल है, M है, ठीक है। डिटरमाइंस साइज को बताता है, अगर एक शेल है तो कितनी बड़ी साइज होगी, 2 शेल है तो साइज कितनी बड़ी होगी, इस चीज को बताता है ये, ठीक है। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, और साथ ही साथ ऑर्बिटल की एनर्जी बताता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो ये n² से दिया जाता है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो n² से आप लोग दे सकते हैं। तो सपोज अगर एक शेल है, K शेल है आपके पास, तो उसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट है, तो 1 का स्क्वायर, यानी एक ही ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट हो सकता है। अब हम लोग n की वैल्यू अगर 2 कंसिडर करें, तो n की वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं जब n की वैल्यू 2 होगी, यानी L शेल में 4 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। अब वो ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं वो आगे में देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे देते हैं हम लोग इन एन ऑर्बिट, 2n² से, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने अभी देखा था कि K शेल में कितने ऑर्बिटल्स थे, तो 1 ऑर्बिटल था, ठीक है। तो 2n² यानी 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 होंगे। तो अभी आगे में भी हम लोगों ने देखा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 ही प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऑर्बिटल अगर एक है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, ठीक है। इसी तरह आगे का भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट गिव्स एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम देखता है। जैसे यहाँ पे mvr इक्वल टू NH/2π, h की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पे n की वजह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम जो
इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो h/2 हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, 2 होगी तो 2h/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 2h/2 और h/π बोथ आर सेम, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए पहला शेल है तो n की वैल्यू 1 होगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय k शेल। अल्फाबेट, यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज किया गया है। अगर n का नंबर 2 है तो l शेल, n का नंबर 3 है तो m, 4 है तो n। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय l, स्मॉल l। एजीमुथल क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड ने दिया था एजीमुथल क्वांटम नंबर। होता क्या है, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर कोई और नाम से जाना जाता है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सो एजीमुथल का ये भी नाम है। क्या आइडेंटिफाई करता है, ये किस चीज के बारे में बताता है, तो ये सब शेल के बारे में बताता है। कौन सा सब शेल है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, एंड ऑर्बिटल्स एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। ठीक है, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, ये किसका एंगुलर मोमेंटम बता रहा था, इलेक्ट्रॉन का, और ये किसका बताएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, टू कैलकुलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, √L विद इन ब्रैकेट L+1 ब्रैकेट क्लोज h/2π। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब L क्या होता है वो अभी आगे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो फिर देखते हैं L की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ सब शेल फॉर अ गिवन n वैल्यू विल बी गिवन बाय 0 to n-1। यानी अगर n की वैल्यू आपको पता है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो L की कितनी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो कैसे हो सकती हैं, 0 से लेके n-1 तक L की वैल्यू पॉसिबल है। तो मान लीजिए अगर n की वैल्यू आपको 1 दे रखा है, n की वैल्यू आपको 1 दे रखा है, तो कितना पॉसिबल होगा, 0 और n-1, यानी 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है, तो ओनली 0 पॉसिबल है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, अगर n की वैल्यू आपको 2 दे रखा है, 2 वैल्यू दे रखा है, तो क्या पॉसिबल होगा, 0 पॉसिबल होगा, और 2 - 1 विल गिव्स यू 1। तो ये दो वैल्यूज L की पॉसिबल होगी। अब ये 0, 1, 2, 3 L की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर L की वैल्यू 0 है तो वो S सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, 1 है तो वो P सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, 2 है तो D को, 3 है तो F सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह n की वैल्यू अगर 3 होगी तो 0, 1, 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं L की, यानी कि S, P, D सब शेल। 0 S को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 P को और 2 D को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका नोटेशन कैसे देखते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं। तो n क्या है, 1 है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 लिखेंगे। L की वैल्यू 0 है तो 1 S लिख दिया। ठीक है, सेकेंड वाले में n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 2 है तो 2 लिखेंगे। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 0 है, तो 0 किससे रिप्रेजेंट होता है, S से होता है। ठीक है, देन L की वैल्यू अगेन आपका 1 है, तो 1 के लिए हम लोग 2P रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग नोटेशन डिफरेंट सबशेल का लिख सकते हैं। n की वैल्यू 4 के लिए देखिए, 4 वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हैं S, P, D, F, और उनका यहाँ पे आपको नोटेशन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको कि ML से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, आखिर होता क्या है, तो स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। स्पेस में किस तरह से आपके जो ऑर्बिटल हैं वो उनका ओरिएंटेशन हो रखा है कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में, वही बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग ML से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑर्बिट पढ़ा था, ठीक है, या फिर शेल। ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बुला रहे थे, ऑर्बिट जो था वो आपका पाथ था। देन आपका शेल हम लोगों ने पढ़ा था, सब शेल पढ़ा था। एन क्या बता रहा था आपको, शेल बता रहा था। ठीक है, तो सपोज ये आपका n विल इक्वल्स टू 1, जब n की वैल्यू 1 है तो ये आपका क्या है, एक शेल है। तो हम लोगों ने पीछे में देखा कि जब n की वैल्यू 1 है तो एक सब शेल पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू 2 थी तो कितने सब शेल पॉसिबल थे,
2 सबशेल पॉसिबल थे, n की वैल्यू 3 थी तो कितने पॉसिबल थे, 3 सबशेल पॉसिबल थे। ठीक है, n की वैल्यू 4 थी तो कितने, 4 सबशेल पॉसिबल थे। तो ये क्या है आपका n इक्वल टू 4 है, ये n 3 है और ये n 2 है। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये पर्टिकुलर आपका क्या हो गया, शेल हो गया, और इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो सब शेल हो गया। ये दोनों क्या हो गया आपके, सब शेल हो गए, और ये आपका शेल हो गया। ये आपका शेल है और इसके अंदर जो 3 प्रेजेंट है वो आपके सब शेल हो गए। तो ये एक तरह से ऐसा हो गया कि जैसे क्लासेस होती हैं, तो फर्स्ट क्लास में 1 सेक्शन है, सेकंड क्लास में 2 सेक्शन है, थर्ड क्लास में 3 सेक्शन है, उस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये एक आउटलाइन है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो अब एमएल क्या बताता है, ये जो ऑर्बिट्स और सब शेल्स हैं, सब शेल्स ऑर्बिटल्स बता रहे थे आपको। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किस सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसके बारे में बताता है। तो चलिए देखते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, अगर एल की वैल्यू गिवन है तो 2l+1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, और ये कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं, -l से लेके आपका +l तक होंगे इंक्लूडिंग 0। देखते हैं, अगर सपोज आपका l का वैल्यू 0 है जो कि s सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए पॉसिबल होंगे, -1 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, -l यानी -0, -0 लिखो, +0 लिखो या फिर ओनली 0 लिखो, यानी एक ही पॉसिबल है। तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर सपोज l की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, l की वैल्यू 1 है, तो कितने आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल होगा, -1, 0, n + 1, 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पॉसिबल होंगे वहाँ पे। यानी पहले वाले में, यानी l जब 0 था तो क्या s सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो कितने ऑर्बिटल हुए, एक ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, जैसे कि 0 वाला। जब l की वैल्यू आपकी 1 है, यानी 1 कब रिप्रेजेंट करता है, p सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, तो कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होने चाहिए, 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होने चाहिए, एक -1 के लिए, एक 0 के लिए और एक +1 के लिए। ठीक है, तो यही आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, पूरा दे रखा है डिटेल में। जब l की वैल्यू 0 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ml की वैल्यू 0 होगी क्योंकि -l से +l तक होती है इंक्लूडिंग 0। तो अगर यहाँ पे एक ही वैल्यू है ml की, तो इसीलिए एक ऑर्बिटल पॉसिबल है। ठीक है, अगर l की वैल्यू 1 है तो ये p सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, तो -1 to +1 होगा इंक्लूडिंग 0। तो 3 वैल्यूज पॉसिबल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, इसीलिए 3 ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे। अगेन d सब शेल में देखिए, जब l की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पे देखिए 5 आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल है, -2, -1, 0, +1, +2, तो 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपके फॉर्म होंगे। फिर अगर l की वैल्यू 3 है, दैट इज फॉर f सब शेल, तो यहाँ पे आपके 7 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है, दैट इज -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, तो यहाँ पे 7 आपके ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो यानी शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ये चला आ रहा है। ठीक है, शेल के अंदर आपके सब शेल है और सब शेल के अंदर आपके ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है एक ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, लास्ट क्वांटम नंबर है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ms। स्पिन क्वांटम नंबर को ms से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अर्थ आपका क्लॉकवाइज और प्लेनेटरी मोशन करता है, तो सन के अराउंड घूमता ही है और अपने अराउंड भी वो रोटेट करता है, हाँ, रिवॉल्यूशन भी करता है और रोटेशन भी करता है। तो उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमते ही हैं, साथ साथ वो अपने अराउंड भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हैं। तो उसको या तो -½ या फिर +½ तो 2 ही स्पिन क्वांटम नंबर पॉसिबल है आपका, आइदर +½ और -½ इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो या तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन से शो कर सकते हैं या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन से शो कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम लोग शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।